हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th का 12th चैप्टर परमाणु। इसके दो भाग हम देख चुके हैं। अगर आपने दोनों भाग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख लें, उसके बाद पार्ट 3 पर आएँ। हम परमाणुविक स्पेक्ट्रा यहाँ पे देख रहे थे, तो चलते हैं परमाणुविक स्पेक्ट्रा की तरफ। सारे हमने न्यूमेरिकल यहाँ पे देख लिए हैं, लाइन टू लाइन हमने इसकी व्याख्या करी है। अब शुरू करते हैं हम खंड 12.3 परमाणुवीय स्पेक्ट्रम। तो जो खंड था 12.1 अनुच्छेद था, ये 12.3 है। उसमें जो उल्लेख किया गया था कि प्रत्येक तत्व जो होता है उसका अभिलाक्षणिक स्पेक्ट्रम होता है। उसका हर एक तत्व का अपना स्पेशल अभिलाक्षणिक स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम का मतलब है कि आप एक कोई गुण ले लें, आवृत्ति ले लें या तरंगदैर्ध्य ले लें और उसका तीव्रता के साथ ग्राफ आप खींचें इंटेंसिटी के साथ, तो उसको अपन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो वो विकिरण उत्सर्जित करता है उसी पर्टिकुलर आवृत्ति या तरंगदैर्ध्य का। जब कोई परमाणुविक गैस, हम परमाणु की बात कर रहे हैं यहाँ पे, परमाणुविक गैस अथवा वाष्प निम्न दाब पर, ठीक है, वो गैस या वाष्प होनी चाहिए और निम्न दाब पर होनी चाहिए ताकि उसके जो अणु हैं उनमें कोई अंतःक्रिया नहीं हो। और प्राय इससे विद्युत धारा प्रवाहित करके, तो क्या करते हैं कि हम एक गैस लेते हैं एक ट्यूब में और उसमें क्या करा देते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करवा देते हैं, यानी कि एक वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं उसके ऊपर। तो होता क्या है, उसको क्या किया जाता है, यहाँ उत्सर्जित शब्द गलत है, इसकी जगह आएगा उत्तेजित की जाती है। उसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम कहते हैं उत्तेजित करना, ठीक है। तो विद्युत धारा प्रवाहित करके उस गैस को क्या कर दिया जाता है, उत्तेजित कर दिया जाता है। तो ये उत्तेजित की जाती है तो उत्सर्जित विकिरण से स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो यहाँ से हमारे पास कुछ विशेष आवृत्ति के विकिरण उत्सर्जित होते हैं और इसी को ही हम क्या कहते हैं, उन्हीं जो आवृत्तियाँ हैं, इधर आवृत्ति हो जाएगी हमारी न्यू, उस आवृत्ति के पर्टिकुलर आवृत्ति के लिए हमें रेखाएं प्राप्त होगी और उनको तीव्रता के साथ अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो उसको हम कहेंगे स्पेक्ट्रम। तो कुछ विशिष्ट तरंगदैर्ध्य हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं, क्योंकि ये उत्सर्जित हो रही है इसलिए उत्सर्जन रेखिक स्पेक्ट्रम। उत्सर्जित हो रही है ऊर्जा इसलिए उत्सर्जन, और रेखिक किस लिए कि यहाँ पे कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं मिल रहा, सतत नहीं मिल रहा, हमें रेखिक मिल रहा है, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की लाइन मिल रही है अलग अलग। इसमें होता क्या है कि प्रकाश बाहर निकल रहा है तो इसमें काली पृष्ठभूमि पर दीप्त रेखाएं होती है, ठीक है। पृष्ठभूमि जो होती है वो क्या होती है, काली होती है ना, और उसमें हमें जो रेखाएं मिलती है वो कैसी मिलती है, चमकीली रेखाएं हमें मिलती है। तो उत्सर्जन जो स्पेक्ट्रम होगा, हमेशा ध्यान में रखना है कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में हमें क्या मिलती है, जो पृष्ठभूमि तो होती है कैसी, काली, पृष्ठभूमि तो काली और रेखाएं कैसी, दीप्त रेखाएं या चमकीली रेखाएं हमें मिलती है। दूसरा एक होता है अवशोषण स्पेक्ट्रम। जो अवशोषण स्पेक्ट्रम होगा उसमें क्या होगा, वो प्रकाश को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो जिस प्रकार से उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में कोई विशेष जो आवृत्ति है उसी का ही प्रकाश जो है उत्सर्जित होते हैं, इसी प्रकार अवशोषण में ही जब हम पूरा का पूरा प्रकाश डालते हैं, सारा का सारा जो श्वेत प्रकाश डालते हैं, उसमें से कुछ ही जो विशिष्ट जो तरंगदैर्ध्य होते हैं वो अवशोषित होते हैं, तो हमें क्या मिलता है, बाकी सब तरंगदैर्ध्य तो बाहर निकल जाएंगे, कुछ जो एक विशिष्ट जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, इसके द्वारा पदार्थ द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। तो वहाँ पे क्या मिलता है, चमकीला बैकग्राउंड होता है और उस पर हमें क्या मिलती है, काली रेखाएं मिलती है। ये काली रेखाओं का मतलब इस आवृत्ति या इस तरंगदैर्ध्य का जो प्रकाश है वो अवशोषित हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं हम इसमें। तो चित्र जो 12.5 है ये वाला, इसमें क्या दिया हुआ है, में परमाणु या हाइड्रोजन द्वारा उत्सर्जित स्पेक्ट्रम दिखाया गया है। तो काली पृष्ठभूमि पे क्या मिलती है, चमकीली रेखाएं मिलती है। यहाँ काली रेखाएं दर्शाई हुई है, पर काली जो पृष्ठभूमि काली होती है उस पर चमकीली रेखाएं दिखाई देती है। तो देखें अलग अलग हैं, ये कंटिन्यूस नहीं है। देखें ये जैसे हैं, ये एक लाइन यहाँ है, एक लाइन यहाँ है, तो इधर क्या है, तरंगदैर्ध्य है, ठीक है। तो ये कुछ विशिष्ट, एक इस तरंगदैर्ध्य की निकली, इसकी निकली, इसकी निकली, इसकी निकली, इस प्रकार एक श्रेणी निकलती है, इसको हम कहते हैं पाश्चन श्रेणी। फिर आगे इधर जो है तरंगदैर्ध्य आवृत्ति, इधर मिलती है हमें बाम्बर श्रेणी, इधर मिलती है लाइमन श्रेणी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं क्या, रेखिक स्पेक्ट्रम।
तो अतः किसी पदार्थ के उत्सर्जन रैखिक स्पेक्ट्रम का अध्ययन गैस की पहचान के लिए फिंगरप्रिंट के रूप में कार्य करता है, क्योंकि ये जो इनके बीच का स्पेस होता है, ये हर एक जो परमाणु होता है उसके लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये एक प्रकार से अगर हमें किसी पदार्थ का हम जो है वो स्पेक्ट्रम प्राप्त कर लें तो हम क्या कर सकते हैं, तुलना करके पता कर सकते हैं कि ये किसका स्पेक्ट्रम है। तो ये एक प्रकार से इसके फिंगरप्रिंट के रूप में कार्य करता है। अब दूसरा हम देखते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम के बारे में कि जब श्वेत प्रकाश मतलब उसमें हर प्रकार की तरंगदैर्ध्य है, हर प्रकार की आवृत्ति है, किसी गैस से होकर गुजरता है तथा हम स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा, जो स्पेक्ट्रोमीटर होता है उसके द्वारा हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं कि कौन सा प्रकाश आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। स्पेक्ट्रम मतलब हम स्पेक्ट्रोमीटर यंत्र है उससे प्राप्त करते हैं। इसके द्वारा पारगत प्रकाश यानी कि जो बाहर निकल रहा पदार्थ उसका विश्लेषण करते हैं तो हम स्पेक्ट्रम में कुछ अदीप्त रेखाएं दिखाई देती है ना। उत्सर्जन में तो क्या दिखाई दे रही थी, दीप्त दिखाई दे रही थी। अवशोषण में कैसी दिखाई देती है, अदीप्त यानी कि काली रेखाएं दिखाई देती है। ये अदीप्त रेखाएं परिशुद्धतः रूप से मतलब एकदम स्पष्ट उन तरंगदैर्ध्यों के तदनुरूपी होती है जो उस गैस के उत्सर्जन रैखिक स्पेक्ट्रम में पाई जाती है। तो यानी कि देखिए कितना गजब संयोग है कि जो उत्सर्जन में जो हमारे पास तरंगदैर्ध्य निकली थी, अवशोषण में वही तरंगदैर्ध्य क्या हो रही है, अवशोषित हो रही है। तो यह उस गैस के पदार्थ का अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो इसमें चमकीले बैकग्राउंड होता है और उसमें क्या मिलती है, काली रेखाएं मिलती है। और ये काली रेखाएं कौन सी है, उस ऊर्जा के अनुरूप है जो ऊर्जा का तरंगदैर्ध्य उनके द्वारा अवशोषित हो चुका है। तो इस प्रकार हमने उत्सर्जन और अवशोषण दो प्रकार के स्पेक्ट्रम देखे। अब हम बात करेंगे कि जो रदरफोर्ड मॉडल था उसमें क्या कमियां थी और उसको कमियों को पूरा करने के लिए बोर ने एक मॉडल दिया, उसकी क्या विशेषताएं थी। तो हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल। तो परमाणु के रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तावित मॉडल में यह मान लिया गया है कि केंद्र में, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। ठीक है, ये तो उन्होंने दे दिया। तथा परिक्रमा करते इलेक्ट्रॉन स्थिर हैं, ठीक वैसे ही जैसे सौर परिवार में होता है कि भाई नाभिक है और जैसे सौर मंडल में होता है पृथ्वी जैसे इसके चक्कर लगा रही, वैसे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इस नाभिक के चारों चक्कर लगा रहे हैं और स्थिर कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, जिसका अनुकरण करके इस मॉडल को विकसित किया गया। तो जो रदरफोर्ड ने काम किया उसी को ही आगे विकसित करके क्या किया, बोर ने एक मॉडल दिया। तथापि दोनों स्थितियों में कुछ मूलभूत अंतर है, बिल्कुल मूलभूत अंतर ही होगा, तभी कुछ जरूरत पड़ी होगी अंतर करने की, तभी नया मॉडल दिया गया। ग्रहीय तंत्र, देखें ग्रहीय तंत्र जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बंधा है। जो ग्रह जो हैं वो क्या है, द्रव्यमान है, वो गुरुत्वीय बल के कारण बंधे हुए हैं। जबकि नाभिक इलेक्ट्रॉन तंत्र, एक केंद्र में नाभिक है और इलेक्ट्रॉन, इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल ना लग के कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण लगता तो है पर वो जो विद्युत बल लग रहा है कूलाम के नियम से उसकी तुलना में बहुत कम है। तो मेन जो काम कर रहा है इसमें वो कौन सा काम कर रहा है कि क्योंकि ये कण आवेशित हैं, तो आवेशित कण होने के कारण बल के कूलाम नियम का अन्योन्य क्रिया होती है। हम जानते हैं कि वृत्ताकार पथ में घूमती कोई वस्तु लगातार त्वरण में होती है। देखिए जो हमने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, एक समान वेग से जो गति होती है हमारी घूर्णन गति, उसमें क्या होता है, वेग का परिमाण तो परिवर्तित नहीं होता लेकिन वेग की दिशा लगातार क्या होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। और इस वृत्तीय पथ में गति करने के लिए क्या कौन सा त्वरण होता है, अभिकेंद्रीय त्वरण इसमें काम करता है। तो ये तो त्वरित गति हो गई, ठीक है। और तो ये वस्तु लगातार किसमें होती है, त्वरण में होती है। और इस त्वरण की प्रकृति कैसी होती है, अभिकेंद्रीय होती है। अब जो क्लासिकल जो पहले जो मैक्सवेल ने दिया था विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, जो समीकरण मैक्सवेल ने दी थी, उसके अनुसार कोई त्वरित आवेशित कण, अगर कोई त्वरित आवेशित कण है तो वो कैसी क्या उत्पन्न करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है। तो ये जो कण है वो विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करेगा। देखिए जब जो कोई कण होता है वो स्थिर होता है, आवेशित कण स्थिर होता है, तब तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर एक समान वेग से गति करता है तो ई और बी दोनों उत्पन्न करता है। और अगर वो त्वरित है तो क्या करता है, ई उत्पन्न करता है जो कि लगातार परिवर्तित होता है, और ये ई क्या करता है, बी उत्पन्न करता है जो लगातार परिवर्तित होता है, वो फिर से ई उत्पन्न करता है। इस प्रकार से विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती है। और विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या है, एक प्रकार के ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। तो जो कण लगातार त्वरित गति कर रहा है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में विकिरण उत्सर्जित करेगा। और इसलिए क्या होनी चाहिए, उस जो त्वरित इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा निरंतर क्या होनी चाहिए, घटती जानी चाहिए। और जैसे जैसे ऊर्जा घटेगी उसके वृत्तीय पथ की त्रिज्या भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि जब वो क्या हो जाएगा, नाभिक के अंदर ही समा जाएगा।
तो इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर सर्पिल पथ पर चलेगा तथा अंततः नाभिक में गिर जाएगा। ठीक है, तो ये तो क्या हुआ, एक स्थायी मॉडल नहीं हुआ, किसका, रदरफोर्ड का मॉडल। अतः ऐसा परमाणु स्थायी नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त एक तो ये कारण हो गया कि भाई विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत के अनुसार ये स्थायी नहीं है। अब इसके अनुसार क्या है, क्लासिकल विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत के अनुसार परिक्रमी इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति परिक्रमण आवृत्ति के बराबर होती है। तो क्या कहा गया कि जो विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत है क्लासिकल, जो पुराना विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत है, उसके अनुसार जो इलेक्ट्रॉन हैं जो चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, इनकी एक आवृत्ति होती है ना, चक्कर लगाने की 2πr/v जो उनका वेग होता है। तो इन्होंने कहा कि जो तरंगे निकलेगी उनकी आवृत्ति और जो तो जब ये वर्तुल गति करते हैं तो जब इलेक्ट्रॉन, तो जो क्लासिक विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत है वो क्या कह रहा है कि जो इनके गति, वर्तुल गति जो कर रहे हैं, इसकी जो आवृत्ति है उसी आवृत्ति की क्या निकलती है, विद्युत चुम्बकीय तरंग निकलती है। अब चूंकि ये जो है वो पथ लगातार कम होता जा रहा है ना, तो कम होता जा रहा है, तो आर और वी दोनों बदलते जा रहे हैं, तो आवृत्ति भी बदलती जानी चाहिए। ठीक है, तो यानी कि सभी की अब ये धीरे धीरे बदलती जा रही है, जो आवृत्ति है वो धीरे धीरे बदलती जाएगी, यानी कि सभी आवृत्तियां लगभग अपने पास निकलनी चाहिए। यानी कि इस लिहाज से तो हमारे पास कैसा मिलना चाहिए, स्पेक्ट्रम हमें मिलना चाहिए सतत, जिसमें सभी आवृत्तियाँ हों। ठीक है, कुछ विशेष आवृत्तियाँ ना हो, सभी आवृत्तियाँ हों। तो इसको पढ़ लेते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन सर्पिल पथ पर अंदर नाभिक की ओर आते हैं तो इनके कोणीय वेग और इस प्रकार उनकी आवृत्तियां निरंतर परिवर्तित होगी। फलस्वरूप उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति भी निरंतर परिवर्तित होनी चाहिए, क्योंकि उसी आवृत्ति से उत्सर्जित प्रकाश निकलता है। ये क्लासिकली जो विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत है उसमें कहा गया है। अतः इन्हें एक संतत स्पेक्ट्रम उत्सर्जित करना चाहिए। तो स्पेक्ट्रम कैसा होना चाहिए, संतत होना चाहिए, जिसमें सभी आवृत्तियां हों, जो वास्तव में प्रेक्षित रैखिक स्पेक्ट्रम के विपरीत है। लेकिन हमें मिला क्या एक्सपेरिमेंट में तो हमें रैखिक स्पेक्ट्रम मिला, लेकिन क्लासिकली क्या कहा जा रहा है कि वो कैसा मिलना चाहिए, सतत स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए। स्पष्टतया रदरफोर्ड का मॉडल केवल तस्वीर का एक पहलू दिखाता है, यानी कि ये पूरी तरह से इसकी तस्वीर, पिक्चर को क्लियर नहीं करता, केवल एक पहलू दिखाता है, जिसका अर्थ है कि क्लासिकल विचार जो हैं, पुराने जो विचार हैं, परमाणु संरचना की व्याख्या करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो कुछ नया क्रांतिकारी करने की जरूरत महसूस हुई। ये हमें दिखाया गया है कि परमाणु का कोई त्वरित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा हास करके सर्पिल पथ पर नाभिक के अंदर की ओर आएगा। अब देख लेते हैं अपन कि एक उदाहरण देख लेते हैं कि क्लासिकल विद्युत चुम्बक के अनुसार आवृत्ति कितनी होनी चाहिए। तो क्लासिकल विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन के चारों ओर परिक्रमी इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की प्रारंभिक आवृत्ति का परिकलन कीजिए। जो पिछला हमारे पास न्यूमेरिकल था उसमें हमने देखा था कि हमने त्रिज्या निकाली थी। जो हाइड्रोजन परमाणु है उसमें प्रोटॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या निकाली थी, जो इतनी आई थी हमारे पास, और इलेक्ट्रॉन का वेग हमारे पास कितना आया था, इतना आया था। तो परिक्रमी इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति हम निकाल लें तो उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति भी निकल जाएगी, क्योंकि वो तो दोनों सेम होती है। तो आवृत्ति का फॉर्मूला देखिए, आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है, टी क्या समय है, तो दूरी बट्टा वेग होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो दूरी कितनी, 2πr, वो परिधि के बराबर होगी दूरी, इस प्रकार से चल रहा है। तो वेग कितना, v, तो ये तो क्या हो गया, आवर्तकाल हो गया। अब आवृत्ति इसकी उल्टी होती है, तो आवृत्ति न्यू बराबर 1/t होता है, यानी कि v/2πr। तो ये हो जाएगा v/2πr। v हमें पता है, 2πr हमें पता है, तो ये हमारे पास आ जाएगी 6.6 × 10⁻15 हर्ट्ज। ठीक है, और क्लासिकी विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत के अनुसार हम जानते हैं कि परिक्रमी इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति इसके नाभिक के चारों ओर परिक्रमण आवृत्ति के बराबर होती है। तो जितनी परिक्रमण आवृत्ति है उतनी ही उसके द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति होगी। अतः उत्सर्जित प्रकाश की प्रारंभिक आवृत्ति भी इतनी ही होगी, 6.6 × 10⁻15। तो ये जो दो डाटा हैं आपको R और V, ये चाहे तो आप याद रख सकते हैं, वरना एग्जाम में ये दोनों डाटा दे देंगे। चलते हैं आगे कि बोर ने क्या अभिकल्पनाएं की। तो जो नील्स बोर वैज्ञानिक थे, उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल में नई
विकासशील, जो अभी चल ही रही थी, विकासशील मतलब वो नई नई पैदा ही हुई थे, नए नए विचार थे, वो क्वांटम परिकल्पना जो है, तो क्वांटम परिकल्पना के विचारों को जोड़कर कुछ रूपांतरण किया। तो क्लासिकल जो थी परिकल्पना, उसमें क्या किया, क्वांटम परिकल्पनाएं जोड़ी। क्वांटम का मतलब होता है पैकेट की एनर्जी क्या है, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होती है। तो नील्स बोर ने 1912 में कई महीनों तक रदरफोर्ड की प्रयोगशाला में अध्ययन किया था तथा वह रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल की वैधता के बारे में पूरी तरह आश्वस्त। अब चूंकि वो उनकी लैब में बार बार उन्होंने भी प्रयोगों को देखा, तो वो इस बात से तो आश्वस्त थे कि मॉडल ऐसा ही होना चाहिए कि बीच में नाभिक होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होने चाहिए, लेकिन वो अब व्याख्या नहीं हो रही थी उससे। तो क्या किया उन्होंने, उपरोक्त दुविधा में उलझे बोर ने 1913 में एक निष्कर्ष निकाला कि यद्यपि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत वृहत स्तरीय परिघटनाओं की व्याख्या करने में सक्षम है। देखें, अगर बड़े स्तर की बात करें, वृहत स्तर की बात करें, उन परिघटनाओं की व्याख्या करने में तो सक्षम है ये कौन सा, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। तथापि इस सिद्धांत के परमाणु स्तर के परिक्रमों में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। इन्होंने कहा कि भाई आप ये जो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत है, इसको वृहत स्तरीय परिघटनाओं में तो काम में ले सकते हो बड़े स्तर पर, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है, नाभिक है, ये तो बहुत छोटे स्तर पे हैं, ये सब परमाणुविक घटनाएं हैं, इनमें आप क्या नहीं कर सकते, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत को अप्लाई नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि इन पे लागू ही नहीं होगा विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। तो ये जो आप बात करें, इसको अंदर नाभिक में आ जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन को घूम घूम के, तो ये बात इसमें लागू ही नहीं होती। उन्होंने ऐसा कह दिया कि ये छोटे स्तर पर ये लागू नहीं होती। ये स्पष्ट हो गया कि परमाणु संरचना और इसका परमाणुीय स्पेक्ट्रम से संबंध समझने के लिए क्लासिक यांत्रिकी और विद्युत चुंबकत्व के स्थापित सिद्धांतों से आमूल विचलन की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि हमें कुछ नए विचार इसमें लाने पड़ेंगे, उससे विचलन की आवश्यकता है हमें, क्लासिकल जो भौतिकी है उससे। तो बोर ने क्लासिकी एवं प्रारंभिक क्वांटम संकल्पनाएं, जो उस समय प्रचलित थी क्वांटम संकल्पनाएं कि E=hν होता है, वो वाली कि ऊर्जा का अवशोषण पैकेट्स के रूप में होता है, उसको भी उन्होंने उनको संयुक्त करके 3 अभिग्रहितों को इंग्लिश में हम कहते हैं पोस्टुलेट्स। अभिग्रहित का मतलब होता है कि जो जैसे उन्होंने कहा है उनको आप ग्रहण कर लीजिए बस, ठीक है। फिर अगर एक्सपेरिमेंटल जो घटनाएं वो उससे हम व्याख्या कर पाते हैं तो हमारे अभिग्रहित सही हैं, हमारा मॉडल सही है। तो इसके रूप में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। ये 3 अभिग्रहित उन्होंने दिए बोर ने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिहाज से। तो पहला अभिग्रहित देखें, तो बोर का पहला अभिग्रहित था कि किसी परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन निश्चित स्थायी कक्षाओं में, लेकिन इन्होंने नाम दे दिया निश्चित, एक तो ये निश्चित हैं, एक ये स्थायी कक्षाएं। स्थायी कक्षाओं का मतलब क्या है कि इन कक्षाओं की आकृति परिवर्तित नहीं होगी, वो ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे ही नहीं विद्युत चुम्बकीय, तो वो इन कक्षाओं से इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे ही नहीं। तो निश्चित स्थायी कक्षाओं में विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित किए बिना परिक्रमण कर सकता है, ठीक है। अब जो क्लासिक है विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत, वो तो कहता है ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन बोर ने उसके लिए कहा, क्या कहा कि ये जो सूक्ष्म स्तर पर है, इस पर जो अपने क्लासिक विद्युत चुम्बकीय जो सिद्धांत है वो लागू नहीं होते, ठीक है। यह विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुमानों के विपरीत है बिल्कुल। इस अभिग्रहित के अनुसार प्रत्येक परमाणु की कुछ निश्चित स्थायी अवस्थाएं हैं जिसमें यह रह सकता है, और प्रत्येक संभव अवस्था में निहित कुल ऊर्जा निश्चित होती है। तो उन्होंने कहा ये कुछ निश्चित अवस्थाएं होती है जिनमें ये क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं, और हर एक जो अवस्था है, जो स्थायी कक्षा है, उससे संबंधित एक निश्चित ऊर्जा होती है। तो इनके हम अलग अलग कह सकते हैं कि हर एक कक्षा की त्रिज्या को हम Rn कह सकते हैं और उससे संबंधित ऊर्जा को हम En कह सकते हैं। इन संभावित अवस्थाओं को परमाणु की स्थिर अवस्थाएं कहते हैं। चलते हैं दूसरा अभिग्रहित। अब इन्होंने बताया कि ये स्थिर कक्षाएं होती कौन सी है, कि बोर का दूसरा अभिग्रहित इन स्थायी कक्षाओं को परिभाषित करता है कि कुछ तो कंडीशन होनी चाहिए इन स्थायी कक्षाओं की। तो इस अभिग्रहित के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन कक्षाओं में ही परिक्रमण करता है जिसके लिए कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणज होता है। तो उन्होंने कहा कि कक्षाएं वही होगी स्थायी जिनके लिए जो कोणीय संवेग है, ये जो वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, इसके लिए जो कोणीय संवेग है mvr, वो जिसको हम L से लिखते हैं, वो किसका होना चाहिए, h/2π का पूर्ण गुणज होना चाहिए। यानी कि h/2π को n से गुणा कर दो, और n क्या है 0 1 2 3, ये सब इनका क्या है पूर्ण गुणज होता है। n = 1 2 3, ठीक है, 0 नहीं होता है इसमें, ठीक है, 1 ही होता है पहली कक्षा के लिए 1। फिर थर्ड क्या आ गया, तीसरा अभिग्रहित आ गया। तो बोर के
अब इन्होंने कहा कि भाई ऊर्जा का उत्सर्जन ये नहीं करता, स्थायी कक्षाओं में घूमेगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन ये नहीं करेगा। उन स्थायी कक्षाओं को परिभाषित भी कर दिया कि कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणज होता है। अब ये था कि भाई ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, करता तो है ना, तभी तो स्पेक्ट्रम मिला, तो वो कब करेगा? तो उसके लिए तीसरी कंडीशन दी कि बोर की तीसरे अभिग्रहित में परमाणु सिद्धांत में प्लांक तथा आइंस्टाइन द्वारा विकसित, दो वैज्ञानिक हैं, एक है मैक्स प्लांक और एक है अल्बर्ट आइंस्टाइन, उनके द्वारा विकसित प्रारंभिक क्वांटम संकल्पनाओं को समाविष्ट किया गया। यहाँ पे उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स को समाविष्ट उन्होंने किया, क्वांटम परिकल्पनाओं को। क्लासिकल, अभी तक तो क्लासिकल थे, क्लासिकल के साथ उन्होंने क्या किया, क्वांटम को भी उन्होंने शामिल किया। इसके अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन अपने विशेष रूप से उल्लिखित अविकिरणीय कक्षा, अविकिरणीय कक्षा मतलब जो स्थायी कक्षाएं हैं जहाँ से विकिरण नहीं निकलता, उस कक्षा से दूसरी निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में संक्रमण कर सकता है। तो जो एक जो ऊर्जा है, उच्च ऊर्जा है, स्थायी उच्च ऊर्जा वाली कक्षा है, वहाँ से निम्न कक्षा में वो संक्रमण कर सकता है इलेक्ट्रॉन। और जब ऐसा होता है तो एक फोटोन उत्सर्जित होता है। तो जब ये इस ऊर्जा से इस ऊर्जा में आ गया तो ऊर्जा तो सुरक्षित रहेगी ना, तो वो ऊर्जा कहाँ जाएगी? वो ऊर्जा निकलेगी बाहर। ठीक है, इस ऊर्जा से अगर इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा स्तर में आता है तो ऊर्जा बाहर निकलेगी और उसका मान कितना होगा? इस ऊर्जा की ऊर्जा, इस कक्ष की ऊर्जा माइनस इस कक्ष की ऊर्जा, इन दोनों के अंतर के बराबर ऊर्जा का फोटोन उत्सर्जित होगा। एक फोटोन उत्सर्जित होता है जिसकी ऊर्जा प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्थाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर होती है। उत्सर्जित फोटोन की आवृत्ति निम्न व्यंजक द्वारा दी जाती है। तो ऊर्जा में हमने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो पढ़ी थी कि फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, E=h होती है, जहाँ न्यू क्या है? आवृत्ति है। तो जो h होगी, जो उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा होगी h वो किसके बराबर होगी? जो हमारे जो कक्षक है, मान लीजिए ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो यहाँ से यहाँ पे आया तो इस कक्षा की ऊर्जा माइनस जो फाइनल कक्षा की ऊर्जा है उसके बराबर। ठीक है, तो EI माइनस EF, जहाँ EI एवं EF प्रारंभिक व अंतिम अवस्थाओं की ऊर्जाएं हैं और EI क्या है? ज़्यादा है EF से। तो समीकरण 12.4 में हाइड्रोजन परमाणु के लिए विभिन्न ऊर्जा स्थितियों की ऊर्जा ज्ञात करने का व्यंजक दिया गया। आगे जो आएगी तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए विभिन्न ऊर्जा स्थितियों की ऊर्जा ज्ञात करने का व्यंजक दिया हुआ है, लेकिन जो हमने पहले पढ़ा था रदरफोर्ड के टाइम। लेकिन इस समीकरण में इलेक्ट्रॉन कक्ष की त्रिज्या R की आवश्यकता है ना। ऊर्जा के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? हमने जो कुल ऊर्जा ली थी E=1/8πε0E² तो इसमें हमें क्या चाहिए? nवीं कक्षा की ऊर्जा हमें चाहिए। तो ये जो R का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग से संबंधित बोर का दूसरा अभिग्रहित क्या था? mvr=nh/2π, उसका प्रयोग करेंगे। और एक हम क्या करेंगे, जो हमने, तो यहाँ से R का मान हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये पहले हमारे सिलेबस में था कि हमें त्रिज्या को ज्ञात करना था, अभी हमारे सिलेबस से हट गए। अब हमें सीधे ही क्या करना है? ये व्यंजक याद रखना है। ठीक है, तो जब बुक में नहीं दिया है तो इसको करवाने का कोई मतलब नहीं, तो ये व्यंजक आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग पद है, आपको इसको इसी रूप में याद करोगे। जब आप R को इस रूप में याद करो तो एनर्जी का व्यंजक भी आपको याद हो जाएगा। तो Rn का मतलब है nवीं कक्षा की त्रिज्या। तो ये जो R है ये n² के समानुपाती होती है। ठीक है, R क्या होती है? n² के समानुपाती होती है। तो यहाँ देखें, एक तो n² है, बट्टा में m है, एक जो h/2π वाला व्यंजक था उसका स्क्वायर है, एक हमारे पास क्या आता है? Q²/4πε0 ऐसा कुछ आता है ना, ऐसा व्यंजक है। तो वहाँ उसकी जगह क्या? उसका उल्टा है। तो ठीक है, एक तो हो गया n²/m का व्यंजक, एक हो गया h/2π का स्क्वायर, एक हो गया 4πε0/e²। तो इन तीनों को आप इसी क्रम में याद करें तो ऊर्जा का व्यंजक भी हमें याद हो जाएगा। देखें, ऊर्जा के व्यंजक में त्रिज्या के व्यंजक को कुछ उल्टा करके लिखना है। जैसे यहाँ n²/m है तो ये हो गया m/n²। यहाँ h/2π का स्क्वायर है, यहाँ हो गया 2π/h का स्क्वायर। यहाँ क्या है? 4πε0/e² है, तो यहाँ हो गया इसका उल्टा E²/4πε0। एक इसमें एक्स्ट्रा टर्म आई हुई है, ये इसको हमें याद रखना है। क्या? जो एनर्जी वाली टर्म थी भाई, यहाँ ये टर्म तो होती है ना कि एनर्जी की टर्म क्या आई थी? E²/8πε0Rn। तो Rn की जगह, तो क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती था तो ये तो सारे उल्टे हो गए और ये एक एक्स्ट्रा टर्म हमारे पास यहाँ पे बच गई। तो ये एक ये फॉर्मूला याद रखना है। एक
अब अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो एनर्जी का फॉर्मूला आप बना सकते हो इस फॉर्मूले की मदद से, या फिर सीधा ही इसको एनर्जी को आप याद रख सकते हो कि me4/8n² ε0² तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि R तो n² के समानुपाती होता है, बट एनर्जी जो होती है वो n² के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हम जो है इन स्थिरांकों का जो मान है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, e इलेक्ट्रॉन का आवेश, h का मान रख के, प्लांक नियतांक का मान रख के, इन सब की वैल्यू जब रखें तो हमारे पास En हमारे पास ये जूल में हमारे पास ये आ जाता है। अब हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर लिखना चाहें तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू इतना जूल होता है, तो इसका हमें भाग देना पड़ेगा। तो जब भाग देते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है En इक्वल टू -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है कि En इक्वल टू -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये ध्यान में रखना कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये जूल में नहीं है। तो अब आप अगर n की वैल्यू रखते जाएंगे तो आपको एनर्जी मिलती रहेगी। जैसे n आप 1 लोगे तो E1 इक्वल टू -13.6/1², इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपको दूसरी कक्षा की ऊर्जा ज्ञात करनी है यानी कि n की जगह 2 रखना है तो E2 इक्वल टू -13.6/2² यानी कि -13.6/4। तो ये हमारे पास -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसी ऊर्जा आ जाएगी। इस प्रकार आप किसी भी कक्षा की ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। अब किसी कक्ष में गतिमान इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा के व्यंजक में ऋणात्मक चिन्ह इस बात का द्योतक है, देखिए माइनस में है, कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक से आबद्ध है, ये उससे बंधा हुआ है। अतः हाइड्रोजन परमाणु से इलेक्ट्रॉन को नाभिक से या हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन से अनंत दूरी तक विलग करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी कि अगर इसको बंधन से मुक्त कराना है तो ऊर्जा की आवश्यकता इसमें होगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, ऊर्जा स्तर की, कि इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस ऊर्जाएं नहीं होती है, ऊर्जा के स्तर होते हैं एक परमाणु के लिए। तो परमाणु की ऊर्जा उस समय न्यूनतम होती है। न्यूनतम का मतलब क्या है कि मान तो इसका अधिकतम है जैसे 13.6, लेकिन ये क्या है, नेगेटिव है। तो जितना ज़्यादा नेगेटिव उसको उतना ही न्यूनतम कहेंगे। ठीक है, तो उस समय न्यूनतम होती है या अधिकतम ऋणात्मक मान होती है जब इसका इलेक्ट्रॉन नाभिक की निकटतम कक्षा यानी कि n इक्वल टू 1 में परिक्रमण करता है। n इक्वल टू 1 होगा तो एनर्जी E1 आएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि क्या है, न्यूनतम ऊर्जा है। फिर n इक्वल टू 2, 3 इन सब के लिए ऊर्जा E के निरपेक्ष मान कम होते जाते हैं। ऊर्जा E का है वो जो निरपेक्ष मान का मतलब वैल्यू, केवल वैल्यू की अगर बात करें तो वो कम हो जाती है, यानी कि फिर क्या आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वैल्यू तो कम हुई है, निरपेक्ष मान तो कम हुआ है, बट वो क्या है, माइनस में कम हुआ है, इसलिए हम कहेंगे कि ऊर्जा क्या हुई है, बड़ी है। निरपेक्ष मान तो कम हुआ है लेकिन वास्तव में ऊर्जा क्या है, बड़ी है। तो अतः जैसे जैसे हम बाह्य कक्षा की ओर जाने पर कक्षाओं में ऊर्जा अधिक होती जाती है। परमाणु की न्यूनतम अवस्था में, जिसे निम्नतम अवस्था कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा न्यूनतम होती है, तथा इलेक्ट्रॉन न्यूनतम त्रिज्या, जिसको हम क्या कहते हैं, बोर्ड त्रिज्या कहते हैं, जो पहली कक्षा में जो त्रिज्या होती है उसको बोर्ड त्रिज्या कहते हैं, कि कक्षा में परिक्रमण करता है। इस अवस्था की ऊर्जा n इक्वल टू 1 वो होती है E1 इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस का। अतः हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, जो निम्नतम अवस्था है जिसकी ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अगर वहां से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराना है तो कितनी देनी पड़ेगी ऊर्जा, प्लस का 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देनी पड़ेगी, तब 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी कुल ऊर्जा, यानी कि वो क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। माइनस नहीं रहा ना ऊर्जा क्या, तो वो क्या हो गया, मुक्त हो गया। तो मुक्त कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कितनी होगी, प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसे हाइड्रोजन परमाणु की क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, कि अब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या हो गया, आयनित हो गया हाइड्रोजन परमाणु। बोर के मॉडल के आधार पर प्राप्त मान आयनन ऊर्जा के प्रायोगिक मानों से उत्तम अनुरूपता रखते हैं, यानी कि जो बोर का मॉडल है उससे जो हमने आयनन ऊर्जा ज्ञात की 13.6 एक्सपेरिमेंट में भी वही हमें प्राप्त होती है। अब इसको देख लेते हैं कि कमरे के ताप पर अधिकांश हाइड्रोजन परमाणु अपनी निम्नतम अवस्था में रहते हैं, यानी कि कहाँ रहते हैं, n इक्वल टू 1 में रहते हैं कमरे के ताप पर, जिसकी ऊर्जा कितनी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर जैसे जैसे हम ऊपर
जैसे ही हमने क्या किया, उसको कुछ ऊर्जा दी, वो n=2 में पहुंचेगा। वहाँ कितनी ऊर्जा, -3.4, n=3 की कितनी ऊर्जा, -1.51। तो इस प्रकार से ऊर्जा क्या होती है, जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा ऊर्जा हमारी बढ़ती जाती है, ठीक है। लेकिन देखें आप गैप देखें, इनके बीच जो अपेक्षिक गैप है वो बहुत ज़्यादा है। ऊपर गया तो गैप और कम हो गया, ऊपर गए तो गैप और कम हो गया, इस प्रकार से और कम होता जाता। जब जीरो हो गया यानी कि अनंत पे चले गए, n अनंत रखोगे तो ऊर्जा क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो उसके बाद क्या हो गया, हमें ऊर्जा स्तर नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, मुक्त हो गया वो। तो कमरे के ताप पर क्या होता है, अधिकांश हाइड्रोजन परमाणु अपनी निम्नतम अवस्था में होता है, और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन संघट्ट जैसे प्रक्रमों द्वारा ऊर्जा प्राप्त करता है, तो जब क्या होता है, ये जो परमाणु होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब कोई दूसरा परमाणु इससे टक्कर करता है या कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन इससे आके टक्कर करता है, कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो क्या होता है, इसको ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस कक्षा से कहाँ चला जाता है, इस कक्षा में चला जाता है, या फिर अगर उसको और ज़्यादा ऊर्जा मिल गई तो इस कक्षा में भी जा सकता है। तो तब वह अस्थायी रूप से इतनी ऊर्जा अर्जित कर सकता है जो इलेक्ट्रॉन को उच्च कक्षाओं तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त होती है। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, उच्च कक्षाओं में चला जाएगा। तो तब हम कहते हैं कि तब वह परमाणु उत्तेजित अवस्था में कहलाता है। तब हम कहते हैं कि वो परमाणु क्या हो गया, उत्तेजित अवस्था में हो गया। जब हम शुरू में उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था तो हमने विद्युत ऊर्जा प्रवाहित की थी। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करने का ही प्रभाव था कि वो कहाँ चला गया, उत्तेजित अवस्था में वो चला गया। तो समीकरण 12.10 में n=2 के लिए ऊर्जा कितनी मिली, -3.40 है। इसका अर्थ यह हुआ कि हाइड्रोजन परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन को इसकी पहली उत्तेजित अवस्था में उत्तेजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, कितनी ऊर्जा चाहिए भाई, इसकी -13.6, इसकी -3.40, तो इन दोनों का माइनस करोगे तो जो ऊर्जा मिलेगी यानी कि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा जब आप इसको दोगे, इसमें जब 10.2 जोड़ोगे तब कितना मिलेगा, -3.4 मिलेगा। तो कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसी प्रकार जो E3 होगा वो -1.53 होगा। तो E3 में जाने के लिए सीधे ही E1 से E3 में जाने के लिए कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, इन दोनों का अंतर निकाल लो, तो -12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि -13.6 में अगर अपन 12.09 जोड़ें तो कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास 1.53, ठीक है। अर्थात हाइड्रोजन परमाणु को इसकी निम्नतम अवस्था n=1 से दूसरी उत्तेजित अवस्था, पहली तो कौन सी होगी उत्तेजित अवस्था, n=2, n=3 कौन सी होगी, दूसरी उत्तेजित अवस्था। देखिए ऊर्जा स्तर तो तीसरा है पर उत्तेजित अवस्था कौन सी है, दूसरी, इस बात में कंफ्यूज नहीं होना है। तक उत्तेजित करने के लिए 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये तो क्या कहलाती है, उत्तेजन ऊर्जा कहलाती है। और आयनन ऊर्जा क्या कि ग्राउंड स्टेट से, जो मूल अवस्था थी वहां से उसको मुक्ति करवा दिया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो दोनों में अंतर है, उत्तेजन ऊर्जा और आयनन ऊर्जा में। तो यह क्रम इसी प्रकार आगे चलता रहता है। इन उत्तेजित अवस्थाओं से इलेक्ट्रॉन फिर अपनी निम्न ऊर्जा अवस्था में वापस गिर सकता है। तो जैसे ही उत्तेजित अवस्था में पहुंचा कुछ समय वहां रुकेगा और क्या करेगा, वापस अपनी इस अवस्था में आना चाहेगा ग्राउंड स्टेट में। तो जब आएगा तब क्या होगा, यहाँ से फोटोन निकलेगा उन दोनों ऊर्जा अवस्थाओं के अंतर के बराबर। तो इस प्रक्रिया में वह एक फोटोन उत्सर्जित करता है। इस प्रकार हाइड्रोजन परमाणु की उत्तेजित अवस्था बढ़ाने पर, अर्थात n के बढ़ाने पर उत्तेजित परमाणु से इलेक्ट्रॉन को स्वतंत्र करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा घटती जाती है। देखें भाई, अगर निम्नतम अवस्था में था तब तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देनी पड़ेगी। अगर 2 में होगा तब कितनी देनी पड़ेगी, केवल 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा ही देनी पड़ेगी। तो कम हुई ना, है ना। तो यही बात ये कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की उत्तेजित अवस्था बढ़ाने पर उत्तेजित परमाणु से इलेक्ट्रॉन को स्वतंत्र करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा घटती जाती है। अब हम देखते हैं कि समीकरण 12.10 से अभिकलित हाइड्रोजन परमाणु की स्थायी अवस्थाओं का ऊर्जा स्तर आरेख, तो हमने ऊर्जा स्तर आरेख अभी देखा था, चित्र में दर्शाया गया है। मुख्य क्वांटम संख्या n, मुख्य क्वांटम संख्या n को क्या कहता है, मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। स्थायी अवस्थाओं को ऊर्जा के आरोही क्रम में अंकित करता है। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। तो नीचे कौन था, n=1 था, फिर n=2 था, फिर n=3 था, इस तरह से होगी। और ऊपर इनकी ऊर्जाओं का जो अंतर है वो क्या होता है, घटता जाता है। इस चित्र में उच्चतम ऊर्जा अवस्था समीकरण में n बराबर अनंत के संगत है। जब n बराबर अनंत हो जाएगा, है ना, तब क्या हो जाएगी, ऊर्जा उच्चतम ऊर्जा अवस्था हो जाएगी, जो कितनी होगी, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखें ऊर्जा क्या थी, E जो थी व्युत्क्रमानुपाती थी n² की, तो n जब अनंत करोगे तो E कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी अधिकतम ऊर्जा हो जाएगी। यह परमाणु की वह ऊर्जा है
जब नाभिक से इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से दूर कर दिया गया है। तो जब इस ऊर्जा अवस्था में पहुंच गया 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि वो क्या हो गया, नाभिक के प्रभाव से मुक्त हो गया। वो कहाँ तक चला गया, वो अनंत तक चला गया इलेक्ट्रॉन मुक्त होके, और वह विराम में है। ध्यान दीजिए कि उत्तेजित अवस्थाओं की ऊर्जाएं n के बढ़ने पर किस प्रकार पास पास आ जाती है। तो जैसे जैसे n बढ़ेगा ऊर्जाएं क्या होता ही है, पास पास आ जाती है ऐसे। चले अगला टॉपिक हम देखते हैं। तो अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से बोर मॉडल से हाइड्रोजन परमाणु के लाइन स्पेक्ट्रम, जो रेखीय स्पेक्ट्रम है, उसकी व्याख्या कैसे की जा सकती है। तो शुरू करते हैं। इसमें बोर का जो तृतीय अभिग्रहित है, जिसमें क्वांटम संकल्पनाएं शामिल है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा कि बोर के मॉडल के तृतीय अभिग्रहित जो था, उसके अनुसार जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्थिति, जो उच्च ऊर्जा स्तर है, कि भाई ये नाभिक है, इसके बाहर ये n=1 हो गया, ये n=2 हो गया, ये n=3 हो गया, ठीक है। तो जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्थिति जिसकी क्वांटम संख्या ni है, जो मुख्य क्वांटम संख्या है, वो मान लो ऐसे ही कोई कक्षक है जो उसकी क्वांटम संख्या क्या है, ni, मतलब इनिशियल मतलब प्रारंभिक, से निम्न ऊर्जा स्थिति को इसमें से किसी भी निम्न ऊर्जा स्थिति जिसकी क्वांटम संख्या क्या है, nf है, और जहाँ nf क्या होगा, लेस देन होगा ni से, क्योंकि ni क्या है, उच्च है, nf क्या है, निम्न है। तो इसमें संक्रमण करता है, वो ni से nf में आता है, ni से किस में आता है, nf में आता है। तब तो वहाँ संक्रमण करता है, तब ऊर्जा के इस अंतर को आवृत्ति को भी हमने क्या लिख दिया, VIF, I से किस में आया, F में आया, न्यू IF का एक फोटोन वहन करता है। तो जो अंतर होता है इन दोनों की ऊर्जाओं का, वो कौन वहन करता है, एक फोटोन वहन करता है, जिसकी आवृत्ति हो जाएगी न्यू IF। तो उस फोटोन की ऊर्जा को हम क्या लिखेंगे, h न्यू, और न्यू की जगह क्या है, न्यू IF। तो ये किसके बराबर होगा, उन ऊर्जा अवस्थाओं के अंतर के बराबर। तो जो इनिशियल ऊर्जा अवस्था है उसकी ऊर्जा ENI होगी, माइनस जो फाइनल होगी वो होगी ENF होगी, ठीक है। तो चूंकि इनकी ऊर्जाओं का मान निश्चित है ना, दोनों ऊर्जाओं का मान निश्चित है, तो जो फोटोन निकलेगा उसकी आवृत्ति भी क्या होगी, निश्चित होगी। तो इसके बीच की ऊर्जाएं नहीं होगी, केवल कुछ जो विशिष्ट है, जैसे 2 से 1 में आया तो उसकी कुछ विशिष्ट आवृत्ति है, ठीक है, 3 से 1 में आया तो उसकी कुछ विशिष्ट आवृत्ति है। तो सारी की सारी ऊर्जाएं हमें उच्च स्पेक्ट्रम में दिखाई नहीं देगी, केवल वही दिखाई देगी जो इनके ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होगी। अब यहाँ एक विशिष्ट पॉइंट दिया हुआ है, जो कि पहले का स्टार लगाया हुआ है, कि किसी इलेक्ट्रॉन की E बराबर 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक कुछ भी ऊर्जा हो सकती है, ठीक है। वहाँ ऊपर जो क्या हो गया, वो कंटिन्यूस ऊर्जा है, क्योंकि वो तो मुक्त ही हो गया अब, है ना, ठीक है। तो हम ये कह रहे थे कि जो फोटोन होगा उसकी जो ऊर्जा है वो ये होगी। चलते हैं आगे। अब देखो, चूंकि NF और NI दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं, अतः इससे तुरंत परिणाम प्राप्त होता है कि परमाणविक स्तरों के मध्य संक्रमणों में विभिन्न विविक्त आवृत्तियों के प्रकाश ही उत्सर्जित होंगी। क्योंकि ये दोनों क्या है, पूर्णांक हैं, तो इनके संगत जो ऊर्जाएं होंगी वो फिक्स होंगी पहले से ही, ENI ENF। तो हमें जो मिलेगा ऊर्जा का फोटोन जो उत्सर्जित होगा उसकी भी क्या होगी, एक निश्चित आवृत्ति होगी, ठीक है। तो जो इसी प्रकार के अन्य जो संक्रमण होंगे उनसे भी क्या होंगे, फिक्स ऊर्जा के फोटोन निकलेंगे। तो विभिन्न विविक्त आवृत्तियों के प्रकाश उत्सर्जित होते हैं, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्थिति से निम्न ऊर्जा स्थिति में आते हैं तो फोटोन उत्सर्जित होते हैं तथा परमाणु स्पेक्ट्रम की अनेक रेखाएं उत्पन्न होती है। इन स्पेक्ट्रमी रेखाओं को क्या कहते हैं, उत्सर्जन रेखाएं कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गई उत्सर्जन रेखाएं। लेकिन अब अवशोषण भी तो होता है, हमने देखा था कि अवशोषण स्पेक्ट्रम भी मिलता है। लेकिन जब कोई परमाणु फोटोन को अवशोषित करता है, जिसकी ठीक वही ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा स्थिति से उच्च ऊर्जा स्थिति में संक्रमण के लिए आवश्यक होती है, तो इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। देखिए भाई, जो ऊर्जा स्तर है वो इस प्रकार से है। अब मान लो इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा स्तर में है, अब इसको कुछ ऊर्जा मिलती है, कुछ फोटोन इसको मिलता है। अगर उसकी ऊर्जा इन दोनों के अंतर के बराबर है, तब ये इलेक्ट्रॉन फटाफट कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ठीक है। यानी कि इसने इस फोटोन को क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया, ठीक है। तो
लेकिन जब कोई परमाणु फोटोन अवशोषित करता है जिसकी ठीक वही ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा स्थिति से उच्च ऊर्जा स्थिति में संक्रमण के लिए आवश्यक होती है, तो इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। अतः यदि अब सारा का सारा प्रकाश आप इस पर डाल दो, श्वेत प्रकाश डाल दो जिसमें सभी आवृत्तियां हैं, लेकिन अवशोषित कौन सी होगी? इसके संगत अवशोषित होगी, इसके संगत अवशोषित होगी, इसके संगत अवशोषित होगी, यानी कि कुछ फिक्स मान है जो अवशोषित होंगे। ये मान वही होंगे जो फोटोन उत्सर्जित हुए थे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में। अतः यदि सतत परिसर की आवृत्तियों के फोटोन, यानी कि सारी की सारी आवृत्तियां हम डाल दें, श्वेत प्रकाश डाल दें, किसी विरलित गैस से गुजरने के पश्चात किसी स्पेक्ट्रोमीटर से विश्लेषित किए जाएं, तो सतत स्पेक्ट्रम में अदीप्त स्पेक्ट्रमी अवशोषण रेखाओं की श्रेणी दिखाई देती है। अब कैसी दिखाई देगी? अदीप्त स्पेक्ट्रमी रेखाएं दिखाई देगी, क्योंकि ये क्या हो गई? अवशोषित हो गई। अदीप्त रेखाएं उन आवृत्तियों को निर्दिष्ट करती है जो गैस के परमाणुओं द्वारा अवशोषित की गई है, इसलिए वो श्वेत पृष्ठभूमि पर काली रेखाएं दिखाई देती। तो इस प्रकार से क्या हो गया? सतत स्पेक्ट्रम की व्याख्या इसके द्वारा हो गई, बोर मॉडल के द्वारा। हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम का बोर मॉडल द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण एक प्रतिभाशाली महान उपलब्धि था जिसने आधुनिक क्वांटम सिद्धांत की प्रगति को अत्यधिक प्रोत्साहन किया। सन 1922 में बोर को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। ठीक है, तो बोर ने ये जो काम किया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो बड़ा ही कौतूहल का विषय था उसको उन्होंने क्या कर दिया? सिद्ध कर दिया। तो अब हम चलते हैं इस पाठ के सबसे अंतिम टॉपिक की ओर, 12.6 कि बोर के क्वांटिमीकरण के द्वितीय अभिग्रेड का दे ब्रोगली द्वारा स्पष्टीकरण। तो देखें, प्रथम अभिग्रेड तो क्या कहा था उन्होंने? ये स्पष्टीकरण दिया था कि भाई जो विद्युत चुंबकीय जो थ्योरी है वो इन सूक्ष्म जो कण हैं इन पर नहीं लगती। ठीक है, तीसरा जो था उससे व्याख्या हो गई स्पेक्ट्रम की। तो दूसरा जो था सबसे कि भाई कोणीय संवेग का जो मान है वो h/2π का पूर्ण गुणज होना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा दिक्कत दे रहा था लोगों को कि ऐसा कैसे मान लें कि यही होता है। तो उसका जो स्पष्टीकरण दिया वो किसने दिया? दे ब्रोगली ने दिया, जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। दे ब्रोगली की संकल्पना जो थी द्रव्य तरंगों की संकल्पना की, प्रत्येक जो कण होता है, द्रव्य कण होता है, उससे संबंधित प्रत्येक गतिशील जो द्रव्य कण होता है उससे संबंधित भी एक तरंग होती है जिसको हम क्या कहते हैं? द्रव्य तरंग कहते हैं। और वो इस प्रकार संबंधित होता है लैम्बडा = h/p और या फिर h/mv। तो यहाँ से उसका स्पष्टीकरण हमें प्राप्त हुआ। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। इससे क्वेश्चन हमेशा आता है, बोर्ड परीक्षा में भी आता है और कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो बोर द्वारा प्रस्तुत परमाणु के मॉडल के सभी अभिग्रहितों में संभवतः दूसरा अभिग्रहित सबसे अधिक उलझन पैदा करने वाला था। इसके कथन के अनुसार नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते इलेक्ट्रॉन को कोणीय संवेग क्वांटीकृत है। उन्होंने कहा कि कोणीय संवेग के कुछ फिक्स मान ही हो सकते हैं, वो क्वांटीकृत है। तो ln = क्या होगा? nh/2π की nवीं कक्षा में जो कोणीय संवेग होगा वो होगा nh/2π, जहाँ n कितना है 1 2 3 आगे, मतलब कि एक पूर्ण गुणज है। कोणीय संवेग के केवल वही मान क्यों होते हैं जो h/2π के पूर्णांक गुणज हैं? बोर द्वारा अपना मॉडल प्रस्तुत करने के 10 वर्ष पश्चात, बोर ने दिया था कितने? 12-13 में दिया था, और 1923 में एक फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक लुइस दे ब्रोगली, जिसको फ्रेंच में बोलते हैं लुई दे ब्रों, ने इस समस्या का हल ढूंढा। हमने अध्याय 11 में दे ब्रोगली परिकल्पना का अध्ययन किया था, जिसके अनुसार द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन भी तरंग जैसे लक्षण प्रदर्शित करते हैं। फिर उसका सत्यापन किसने किया? डेविसन एवं जर्मर ने। इन दो वैज्ञानिकों का नाम आपको याद में रखना है कि दे ब्रोगली जो सिद्धांत था उसका प्रायोगिक सत्यापन किया था डेविसन एवं जर्मर ने। कब किया था? इसके 4 साल बाद 1927 में प्रायोगिक तौर पर इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति का सत्यापन किया गया। लुइस दे ब्रोगली ने तर्क दिया कि इलेक्ट्रॉन को बोर द्वारा प्रस्तावित इसकी वृत्ताकार कक्षा में, ब्रोगली ने कहा कि जो बोर ने कहा है कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन को आप कण नहीं मान के क्या मानो? एक कण तरंग मानो। तो दे ब्रोगली ने तर्क दिया कि इलेक्ट्रॉन को बोर द्वारा प्रस्तावित इसकी वृत्ताकार कक्षा में एक कण तरंग के रूप में देखा जाना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं कि डोरी में गमन करती तरंगों के सदृश, जिस प्रकार डोरी में तरंगें गमन करती है, कण तरंगे भी अनुनादी अवस्थाओं में अप्रगामी तरंगें उत्पन्न कर सकते हैं। जिस प्रकार हमने डोरी है उसके जो 2 किनारे हैं उसको पकड़ लें, अपन क्लैंप कर दें, तो क्या बनती है? अनेक अप्रगामी तरंगें बनती है इस प्रकार की, है ना, जिसमें अलग अलग कलाओं में वो कंपन करती है। ठीक है, तो
ये हमने 11 की पाठ्य पुस्तक में देखा है। तो कक्षा 11 के लिए भौतिकी की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 14 से हम जानते हैं कि किसी तनित डोरी को विभिन्न स्थानों पर कर्षण करके, यानी कि विभिन्न स्थानों पर उसको क्लैंप करके उसमें विभिन्न तरंगदैर्ध्यों को उत्पन्न किया जा सकता है ना, अलग अलग तरंगदैर्ध्य हम उत्पन्न कर सकते हैं। तथापि केवल वही तरंगदैर्ध्य विद्यमान रह पाती है जिनके सिरों पर क्या होते हैं, निस्पंद होते हैं। तो अगर जहाँ पे क्लैंप किया वहाँ पे क्या बनने चाहिए, निस्पंद वहाँ पे बनने चाहिए। जहाँ से पकड़ रखा है जैसे दो व्यक्तियों ने, तो वहाँ पे क्या बनते हैं, हमेशा निस्पंद बनते हैं। वही तरंगदैर्ध्य क्या रह पाते हैं, विद्यमान रह पाते हैं। बाकी के जो तरंगदैर्ध्य होते हैं वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं। तथा जो डोरी में अप्रगामी तरंग बनाती है, ठीक है। तो ये इस प्रकार की जो तरंगे जो दो बिंदुओं के बीच में ही ऊर्जा का संचरण करती हैं उनको हम कहते हैं अप्रगामी तरंगे। इसका अर्थ है कि किसी डोरी में अप्रगामी तरंगें तभी बनेगी जब तरंग द्वारा डोरी में एक ओर जाने में तथा वापस आने में तय की गई कुल दूरी एक तरंगदैर्ध्य, दो तरंगदैर्ध्य अथवा कोई भी पूर्णांक संख्या की तरंगदैर्ध्य के बराबर होती है। तो इन्होंने ये कहा कि ऐसा तभी संभव है जब या तो क्या हो, एक तरंगदैर्ध्य के बराबर हो, ये एक तरंगदैर्ध्य के बराबर होता है ना। तो ऐसा तभी संभव है जबकि क्या हो कि ये जो दो पॉइंट है उनके बीच की दूरी या तो एक तरंगदैर्ध्य के बराबर हो, या फिर ऐसे दो तरंगदैर्ध्य के बराबर हो, या फिर तीन तरंगदैर्ध्य के बराबर हो, तभी यहाँ पे क्या बनेंगे, निस्पंद बनेंगे, ठीक है। तो यही इनका कहना है। तो अन्य तरंगदैर्ध्यों की तरंगों में परावर्तन के पश्चात आपस में व्यतिकरण होता है तथा इनके आयाम शीघ्रता से क्या हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। बाकी जो भी तरंगे होंगी उनके आयाम क्या हो जाएंगे, शीघ्रता से शून्य हो जाएंगे। केवल यही तरंगे क्या होती है, रह पाती है बनी हुई। यानी कि जो भी लंबाई है तार की डोरी की, उसमें जो तरंगे बनेगी उनमें या तो एक तरंगदैर्ध्य के बराबर उनकी लंबाई होनी चाहिए या दो तरंगदैर्ध्य के बराबर उनकी लंबाई होनी चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर जो तार की या रस्सी की जो लंबाई है वो तरंगदैर्ध्य का पूर्ण गुणज होना चाहिए। यानी कि लंबाई बराबर n लेमड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इसी प्रकार हम पथ की बात करते हैं कि Rn त्रिज्या की nth की कक्षा, यानी कि nवीं कक्षा है तो उसकी त्रिज्या को हम Rn लिखते हैं। उसमें परिक्रमा करते किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा। अब हमने क्या कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कक्षा में क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, ठीक है। और दे ब्रोगली ने कहा कि इस इलेक्ट्रॉन को आप क्या मानो, तरंग मानो। तो तरंग तभी इसमें गति करना संभव है जब क्या हो, इसकी जो टोटल लंबाई है यानी कि इसकी जो परिधि है 2πr वो किसके इक्वल होनी चाहिए, जो इसका तरंगदैर्ध्य लेमड़ा उसकी पूर्ण गुणज होनी चाहिए। तो यानी कि इसमें जो तरंगे हैं वो तभी उत्पन्न हो सकती है अप्रगामी तरंगे जब इसकी जो पथ की लंबाई है यानी कि इसकी परिधि है वो किसके बराबर हो, तरंगदैर्ध्य के पूर्ण गुणज के रूप में हो। तो Rn त्रिज्या की nth कक्षा की परिक्रमा करते समय किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा कक्षा के परिधि में तय की गई दूरी 2πRn होगी। अतः जो कुल दूरी है 2πRn वो किसके इक्वल होनी चाहिए, n लेमड़ा के इक्वल होनी चाहिए और n इक्वल टू 1 2 3 होना चाहिए, ठीक है। तो ये जैसे इस चित्र में दिखाया गया है, ठीक है। ये क्या है, यहां देखें वृत्ताकार कक्षा में एक अप्रगामी तरंग दिखाई गई है जहां पर कक्षा की परिधि में 4 दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य आती है। तो इसको अगर देखें हम चित्र को, तो यहां देखें ये हो गई एक तरंगदैर्ध्य, ये हो गई दो तरंगदैर्ध्य, ये हो गई तीन तरंगदैर्ध्य और ये हो गई 4 तरंगदैर्ध्य। तो ये यानी कि ये चौथी कक्षा को दिखा रहा है। n इक्वल टू कितना है, 4 है। तो जो परिधि है वो क्या है, यहाँ पे 4 लेमड़ा हो गई, 2πRn इक्वल टू 4 लेमड़ा। तो एक तो ये समीकरण इंपॉर्टेंट है कि 2πr इक्वल टू n लेमड़ा। अब चित्र 12.8 में किसी वृत्ताकार कक्षा पर जिसकी n बराबर 4 है एक अप्रगामी तरंग दिखाई गई है। तो 2πRn इक्वल टू कितना हो गया, 4 लेमड़ा हो गया, जहां लेमड़ा क्या है, nth कक्षा में परिक्रमा करते हुए इलेक्ट्रॉन की दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य है। और हम जानते हैं अध्याय 11 से कि लेमड़ा इक्वल टू क्या होता है, h/p होता है, जहाँ p इलेक्ट्रॉन के संवेग का परिमाण है। यदि इलेक्ट्रॉन की चाल प्रकाश की चाल से बहुत कम है तब क्या होगा, संवेग p इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग होता है। तो nवीं कक्षा में वेग vn हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लेमड़ा इज इक्वल टू h/p और h/p की जगह लिख दिया mvn, ठीक है। तो लेमड़ा इक्वल टू हो गया h/mvn। तो 2πr इक्वल टू n, यहाँ पे लेमड़ा था, लेमड़ा की जगह हमने रख दिया h/mvn। तो इसको जब अपन रीअरेंज करेंगे तो mv इधर आएगा, r इधर पहले से ही था, तो ये mvrn हो गया, ये इक्वल टू हो गया nh/2π। और ये क्या है, mvr क्या होता है,
कोणीय संवेग होता है nवीं कक्षा का। तो यहाँ से ये सिद्ध हो गया कि यह बोर द्वारा प्रस्तावित इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का क्वांटम प्रतिबंध है कि कोणीय संवेग जो होता है वो L इक्वल टू होना चाहिए h/2 का पूर्ण गुणज, या फिर mv/n इक्वल टू होना चाहिए nh/2 तो यही यहाँ पे सिद्ध हो गया। तो समीकरण 12.5 में हमने देखा कि यह समीकरण हाइड्रोजन परमाणु में ऊर्जा स्तरों एवं विविध कक्षाओं की व्याख्या करने का आधार है। इसी के आधार पर हमने इन तीनों जो पोस्टुलेट थे, अभिग्रहित थे, उन्हीं के आधार पर तो हमने क्या किया था, ऊर्जा स्तरों की व्याख्या की थी। उसी के आधार पर हमने ऊर्जा और त्रिज्या का व्यंजक निकाला था। तो इस प्रकार डी ब्रोगली की परिकल्पना परिक्रमी इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग के क्वांटीकरण की बोर द्वारा प्रस्तावित द्वितीय अभिग्रह की व्याख्या प्रस्तुत करती है। इलेक्ट्रॉन की क्वांटित कक्षाएं तथा ऊर्जा स्थितियां इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के कारण है। किसके कारण? इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के कारण है, और केवल अनुनादी अप्रगामी तरंगें ही अवस्थित रह सकती है। तो ये क्या हो गया, यहाँ से सिद्ध हो गया बोर का द्वितीय अभिग्रहित, किसके द्वारा? दे ब्रोगली सिद्धांत द्वारा। अब हम देख लेते हैं बोर मॉडल की क्या कमियां हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो देखें, बोर मॉडल जिसमें चिर प्रतिष्ठित प्रक्षेपपथ चित्रण, एक तो क्या था जो चिर प्रतिष्ठित जो क्लासिकल यांत्रिकी थी, जिसमें हमने प्रक्षेप पथ का चित्रण होता है कि एक फिक्स इसकी कक्षा होती है कि नाभिक के चारों ओर ग्रह सदृश कक्षाएं होती है। दूसरा सम्मिलित है हाइड्रोजन सम परमाणु। हाइड्रोजन सम परमाणु का मतलब हाइड्रोजन के समान परमाणु, जिनमें क्या हो, एक ही इलेक्ट्रॉन हो। कितने इलेक्ट्रॉन हो? बाहरी कक्षा में क्या हो, एक ही इलेक्ट्रॉन हो। ऐसे परमाणु एकल इलेक्ट्रॉन के मुख्य लक्षणों मुख्य रूप से उत्सर्जित अथवा वर्णात्मक अवशोषित विकिरणों की आवृत्तियों की उचित भविष्यवाणी करता है। तो ये कौन सी आवृत्ति, अगर प्रकाश गिरता है तो कौन सी आवृत्तियां इसके द्वारा अवशोषित होगी या उत्सर्जित होगी, इसकी उचित भविष्यवाणी करता है। तथापि इस मॉडल की कुछ सीमाएं हैं। एक तो ये क्या होता है, केवल हाइड्रोजन सम परमाणुओं के लिए ये लागू होता है। ठीक है, देखो पहला क्या है, क्या सीमाएं है कि बोर मॉडल हाइड्रोजन सम परमाणु के लिए ही उपयुक्त है। द्वि इलेक्ट्रॉन परमाणु जैसे हीलियम के लिए भी इसे विस्तारित नहीं किया जा सकता। हम तो क्या कर सकते हैं, सिंपल हाइड्रोजन के लिए है तो इसको सिंपल हीलियम के लिए भी विस्तारित नहीं कर सकते, क्योंकि हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हाइड्रोजन सम परमाणुओं के लिए बोर मॉडल को एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के विश्लेषण के लिए प्रयोग करने के प्रयत्न किए गए, परंतु कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। अब इसमें कठिनाई क्या थी भाई? जो बोर मॉडल दिया गया था तो उसमें तो केवल क्या, एक प्रोटॉन था और एक इलेक्ट्रॉन था। इन दोनों के बीच ही संबंध को देखा गया, इन दोनों के बीच जो आकर्षण बल होता है उसको देखा गया। अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो हमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा, इनके बीच जो प्रतिकर्षण बल होता है उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा, जो बोर मॉडल में नहीं किया गया। अब देखिए, कठिनाई यह है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन केवल धनावेशित नाभिक से ही नहीं परंतु दूसरे सभी इलेक्ट्रॉन से भी अन्योन्य क्रिया करता है। बोर मॉडल के संरूपण में इलेक्ट्रॉन तथा धनावेशित नाभिक के बीच विद्युत बल सम्मिलित है। इनमें इलेक्ट्रॉनों के मध्य विद्युत बल सम्मिलित नहीं है, जो कि बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु में आवश्यक रूप से प्रकट होता है। अगर बहु इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तब उनमें इलेक्ट्रॉन के बीच भी जो प्रतिकर्षण होता है उसको भी लेना पड़ेगा पिक्चर में, जबकि बोर मॉडल में ऐसा नहीं है। अब दूसरा पॉइंट हम देख लें कि यद्यपि बोर मॉडल हाइड्रोजन सम परमाणु द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्तियों की सही भविष्यवाणी करता है, फिर भी यह स्पेक्ट्रम में आवृत्तियों की आपेक्षिक तीव्रताओं की व्याख्या नहीं कर पाया। ये नहीं बता पाया कि कौन सी जो आवृत्ति का प्रकाश है वो अधिक तीव्र होगा। ठीक है, जो स्पेक्ट्रम में जो अलग अलग जो लाइनें आती हैं उनकी तीव्रता अलग अलग होती है। तो ये अलग अलग तीव्रता क्यों होती है, इसकी व्याख्या जो है, आपेक्षिक तीव्रताओं की व्याख्या जो बोर मॉडल नहीं कर पाया। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया कि आपेक्षिक आवृत्तियों की आपेक्षिक तीव्रता की ये व्याख्या नहीं कर पाया। तो हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में कुछ दृश्य आवृत्तियों की तीव्रता क्षीण होती है, यानी कि कम होती है, जबकि दूसरी आवृत्तियों की तीव्रता प्रबल होती है, यानी कि ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? प्रायोगिक परीक्षण दर्शाते हैं कि कुछ संक्रमण दूसरों की अपेक्षा अधिक स्वीकार्य है। ठीक है, कि कुछ जो संक्रमण होते हैं वो दूसरे संक्रमणों की तुलना में क्या है, उनके होने की प्रायिकता क्या है, ज़्यादा है। बोर मॉडल विभिन्न संक्रमणों की विविध तीव्रताओं की व्याख्या करने में असमर्थ है। ये इसकी दो क्या होगी, कमियां होगी। फिर बोर मॉडल परमाणु का परिष्कृत चित्र प्रस्तुत करता है तथा इसका जटिल परमाणुओं के लिए व्यापकीकरण नहीं किया जा सकता। जटिल परमाणुओं के लिए हमें क्वांटम यांत्रिकी, ये जो है क्लासिकल नहीं, क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित एक नए मूलभूत सिद्धांत का उपयोग करना होगा, जो परमाणु संरचना का अधिक पूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। उसमें क्या होता है, एक फिक्स पथ नहीं होता, उसमें वो कहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या है।
तो वो प्रायिकता पर निर्भर करता है, कोई फिक्स जो पथ वो निर्धारित नहीं करता। यहाँ एक टिप्पणी दी हुई है कि हाइड्रोजन सम परमाणु वे परमाणु हैं जिनमें धन आवेश युक्त नाभिक और एकल इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन कितना? एक ही होता है, जहाँ जेड क्या है? प्रोटॉन संख्या है। हाइड्रोजन परमाणु एकदा आयनित हीलियम, जैसे हाइड्रोजन में तो एक इलेक्ट्रॉन होता है या हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें यानी कि He+ हो गया। और लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। तो इनकी व्याख्या जो है वो बोर मॉडल से की जा सकती है, जिनमें केवल क्या होता है? एकल इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये सारे क्या हो गए? हाइड्रोजन सम परमाणु के उदाहरण हैं। इन परमाणुओं में अधिक जटिल इलेक्ट्रॉन अन्योन्य क्रियाएं नहीं पाई जाती। तो अगर एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इलेक्ट्रॉन अन्योन्य क्रियाएं हमें नहीं देखनी पड़ेगी। तो बच्चों, आज हमने इस चैप्टर को एंड कर दिया है। ये हमारा इस तरह का तीसरा लेक्चर था। ठीक है बच्चों, NCERT की बुक्स जो हैं वो पढ़ने में थोड़ी जटिल लगती है, लेकिन अगर आप इनको पढ़ लें तो वास्तव में आप जो है वो फिजिक्स के कई सारे कंसेप्ट को अच्छी तरह समझेंगे। तो इन बुक्स को आप 2 से 3 बार जरूर वीडियो साथ चला के साथ साथ में बुक लेके इनको पढ़ते जाएं, तो ज़रूर आपको मदद मिलेगी फिजिक्स को समझने में। और जो इसके उदाहरण जो हैं वो काफ़ी, मतलब उनसे भी आप क्या कंसेप्ट जो है वो आपके डेवलप होते हैं। तो देखते रहें इसी तरह से वीडियो। अब आगे के वीडियो में हम इसके पाठ के सारांश और कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो आगे के वीडियो में देखेंगे। किसी और वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर भी देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।